कुत्तों की तरह चिल्लाता है, ओ पेशेंट आ गया, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बस। चलो स्टार्ट करें। लास्ट टर्न पे क्या पढ़ाया था भाई? हाँ, लास्ट टर्न पे क्या पढ़ाया था? रेडियस। डी ब्लॉक का करा दिया था, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक करवाया था, डी ब्लॉक करवाया था, ठीक है, एफ ब्लॉक नहीं करवाया था। चलो एक बार रिवाइज कर ले क्या पहले पूरा? ठीक है, रिवाइज। चलो चलो एकदम एकदम शांत बैठ जाओ पहले सारे लोग। पेन कॉपी छोड़ दो, छोड़ दो, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए तब निकालना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पहले एकदम शांति से पिन ड्रॉप साइलेंस पहले क्रिएट करो। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं पहले पूरा, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे दोस्त। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, पिन ड्रॉप साइलेंस, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, हाथ पीछे वाले डेस्क के नीचे से हाथ निकाल लेंगे सारे लोग, ठीक है? यस, रेडी? शुड वी स्टार्ट? ठीक है, चलिए सर, इधर से बोलना शुरू करेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फॉर्मूला बोलिए, कहां से? बोल बोल, पक्की बात है बेटा? चुकरो मत यार, क्या कर रहे हो यार? नॉर्मल बोलो ना, सही आवाज में बोलो। सही आवाज में एक साथ बोलोगे तो भी आवाज मुझे सुनाई देगी, अब मेरे से ज्यादा नीचे तक सुनाई देगी, और सुनाई देनी भी चाहिए, लेकिन सही आवाज में, ठीक है? ज्यादा मत फाड़ो, अभी पूरे टाइम पे फाड़ना ही है गला तुम्हारा, ठीक है? अबे गले की बात कर रहा हूं यार, ठीक है? सबसे पहली चीज, हेलो हेलो हेलो, ए अब भाग जाऊंगा मैं, अब अगर शांत कराने की बात आ गई तो मैं भाग जाऊंगा। मत करो यार, क्या है मतलब, मैं चाहता ही नहीं हूं कि एकदम मूड बढ़िया करके आओ, चिल मार के आओ, चिलम मार के उसके बाद जाओ पढ़ाई के साथ। चलिए पीरियोडिक टेबल के फॉर्मूले की बात करते हैं सर। शुरुआत कहां से होती है? कहां से शुरू होता है? जिन गधों को नहीं पता है वो देख लीजिए वापस, कहां से शुरुआत होती है सर? एंड कहां पे होता है? बीच में आता है n-1, उसके बाद शुरुआत कहां से? एंड कहां पे? बीच में आया, देन क्लियर। दोस्त अगला पॉइंट पे हम आते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल की बात कर ली थी, हमने कहा था एसपीडीएफ क्या होता है दोस्त, बताना जरा, क्या होता है? सब शेल। क्या होता है दोस्त? क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो, लास्ट में गया डी में तो, लास्ट एफ में गया तो। नया है ना तू? हाँ ठीक है, पीछे वाला देखा है? अबे इंसान नहीं देखे हो का? ठीक है, पीछे वाला देख लेना, ठीक है? नहीं समझ में आ गया, यहां से इसे दिख रहा था कुछ ना कुछ नया 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 दिख जाता है, ठीक है? हाँ एक और दिख जाएगा डायरेक्ट, हाँ ये इसकी शक्ल नहीं देखी है मैंने कहीं, है ना? हाँ नहीं, उसकी तो देखता रहता हूँ, और नहीं शक्ल पहचानता हूँ। अबे शक्ल मतलब इन द सेंस जो दिखते रहते हैं इस क्लास में, ठीक है? एगो और था बाइक वाला, वो नीचे मिला था हमको, कौन था? नहीं नहीं, ई तो चोर है, डायरी चोर है। आज नहीं आया, आज नहीं आया, वो आज नहीं आया है। नहीं बैच 1 में या बैच 2 में है, किसी एक में, अब आई डोंट नो, ठीक है? तो अब जरा गौर से यहाँ पे सुनो, सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? पी। पक्की बात है? कौन आया कौन गया, यहां से ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आएगा जरूर जाएगा नहीं दोस्त, ये कॉन्फिडेंस है हमको खुद पे। सुनो अब दूसरी बात, यहां पे मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करना। हमने एसपीडीएफ को कहा ब्लॉक होता है, एटम के पास जाओगे सबसे पहले मुलाकात किससे करवाता था? वो शेल। किससे मुलाकात करवाता? उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल। कौन देता था? सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन के बारे में? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन?
ऐसा किसने बोला था? पॉली ने। किसने बोला था? किसने बोला था? क्या बोला था? एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है। इसके बाद से हम आए थे सर कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किस पे आए थे? कॉन्फ़िगरेशन। 3D। क्या एस में कोई एक्सेप्शन है क्या? पी में? क्या एस का अगर मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्या लिखना है? इनर्ट गैस। क्या लिखना है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। पहले वाला बाद वाला? प्री। ठीक है। अच्छा, एनएस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक? 1 से 2। NS1 बना तो क्या बोलोगे? अल्कली मेटल। क्या बोलोगे? NS2 बना तो अल्कालाइन। पक्की बात है। अगर मैंने कहा इनर्ट गैस प्री लिख देता है, NS2 लिख देता है, NP 1 से लेके कहां तक जाएगा? 6। बोलो हाँ या ना? इनर्ट गैस और NS इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई D इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? P इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? F इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? तो ये कौन से ब्लॉक का है? अगर DFP किसी का इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब वो कौन से ब्लॉक का नहीं होगा? S ब्लॉक का नहीं होगा। इनर्ट गैस NS2 NP1 से लेके 6। NP1 बना तो ग्रुप नंबर कौन सा बनेगा? NP2 तो, NP3 तो, NP4 तो, NP5 तो, NP6 तो। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? अब दूसरी बात पे हम आते हैं। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है सर? 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D4। और 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D3, D6, D9। हाँ या ना? 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं? और 6D में? क्या ये सबको क्लियर है भाई? एक बात मुझे सोच के आप लोग बताएंगे, इनकी जगह कौन रिपीट करता है दोस्त? D5 और कौन रिपीट करता है? D4 के लिए कौन रिपीट करेगा? D3 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए, D6 के लिए, D9 के लिए, D9 के लिए। 5 के बाद जितने नंबर एग्जिस्ट नहीं करते उनके लिए कौन रिपीट करेगा? अच्छा, 4F में भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है क्या दोस्त? F0। हाँ या ना बताना है, मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, लिखने के बाद लेकिन बोलना है जब मैं इधर देखूंगा। ठीक है। F0। हाँ या ना? F2, F8, 028 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है? ये तो इसकी जगह कोई रिपीट करेगा? अच्छा, F0 की जगह जब भी रिपीट करता है एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, या तो हाफ फील्ड रिपीट करेगा या तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम? और आधे बोले तो आते हैं या नहीं आते हैं? D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हाफ क्या होगा? अब यहां पे एक चीज, अरे सर आइए सर, आइए आपका इंतजार था, आइए सर, इंतजार था। जब स्वयं ब्रह्मा आके खड़े हो जाए तो यही गाना गाना पड़ता है। ये बताओ, खाली समोसा अकेले मेरी जिम्मेदारी है? तुमको लगता है मैं इतना अच्छा आदमी हूं? लगता है ना? लगता है ना? सर अब भाई मेरे से तो समोसा ही कह रहे थे, आपसे छोला कचौड़ी। छोला और क्लियर है ना? हाँ, ले लिए मैं चाबी। बेचिएगा क्या? बेच के खिलाएंगे? गला नहीं। बैठ गया यार हमारा बढ़ाते बढ़ाते। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, सैटरडे को पीरियोडिसिटी के पहले जिसका जिसका छूटा हुआ है मैं लेक्चर लगा रहा हूँ। बैच नंबर 2 में अनाउंस कर दिया है सर, बैच नंबर 1 में अनाउंस कर दे रहा हूँ आपके सामने ही। आपको भी लगाना होगा सर, लगा मर्ज करके लगाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, सैटरडे को लगेगा, टाइमिंग इन्फॉर्म कर दी जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आप ये रिवाइज ही करवाना है आपको कि? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ मतलब 1 से लेके, हाँ अच्छा, काइनेमेटिक स्टार्ट हो गया था ना आज? कितने लोग बेसिक मैथ्स वाले हैं? इनको बेसिक मैथ्स पढ़ना है दोबारा से। यूनिट डायमेंशन कितने लोग हैं? यूडी पहले करा लो। चलो पहले यूडी करा लेते हैं, ठीक है, फिर बेसिक मैथ्स कर लेंगे। वेट कर रहे हैं ना सर? हाँ? वेट कर रहे हैं या जा रहे हैं? कर रहे हैं।
समोसा चाहिए? सिलेक्शन लाओ, सिलेक्शन लाओ। लीला में ले चलेंगे, द लीला में, दिल्ली वाले में, ठीक है। 5 लोग, चुनिंदा 5 लोग, आप सेलेक्ट होके आ जाइए, सब नहीं होने वाले हमको पता है, ठीक है। 5 लोग आइए, आप कोई रैंक लेके आइए, आप मेडिकल कॉलेज अपने नाम पे लेके आइए, आप कैटेगरी से ले आइए, मेडिकल कॉलेज ले आइए, द लीला में आपको ले चल के पार्टी दे देंगे। खुश? छोटी मोटी पार्टी नहीं देंगे, करेंगे तो बड़ी, ठीक है, फेवरेट मॉलिक्यूल के साथ। आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 5F में F1 के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, कभी नहीं। F5 के बारे में? नहीं नहीं, कभी नहीं। F8 के बारे में? कभी नहीं। प्यार से याद, नहीं नहीं, कभी नहीं। तो कौन एडजस्ट करेगा दोस्त? F7, F7 या तो हाफ फील्ड रिपीट करता है, या तो F के केस में हाफ फील्ड क्या बनेगा? अब फुल फील्ड क्या बनता है? D के केस में फुल फील्ड। क्या क्लियर है यहां तक की बात? अब आ जाते हैं ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन पे, राइट? यही पढ़ा था हमने। इसके बाद दोस्त सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ग्रुप ब्लॉक या पीरियड निकालना है, ठीक है, ग्रुप ब्लॉक या पीरियड, ठीक है। सबसे पहले चेक करोगे कहीं ये वो तो नहीं, क्या चेक करोगे? कहीं ये, अब वो क्या होगा? 104 से 118। अगर इसके बीच में एटॉमिक नंबर दिख गया तो लास्ट का क्या देखना है आपको? लास्ट 2। यहां से आपको पता चल जाएगा उसका ब्लॉक कौन सा है। सर एक बात करें, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 1 और डी ब्लॉक में 3 2, पी ब्लॉक में 13 2, एफ ब्लॉक में केवल एक ग्रुप, कौन सा? कौन सा? 3 होता है। जवानी का प्रदर्शन नहीं, भरी जवानी का प्रदर्शन कर रहा है भरी क्लास में यार, उबासियां ले रहा है, देखो। ओ इसमें भी करो, ठीक है। 13 से 18, लास्ट 2 डिजिट की वैल्यू अगर 104 के केस में देखे तो क्या आती है? तो ग्रुप कौन सा बनेगा? कौन से ब्लॉक का? 3 से कहां तक पाया जाता है? तो 4 किस में आएगा? 105 में लास्ट 2 डिजिट बताओ, ग्रुप ब्लॉक बताओ। 114 में बताओ। 13 से 18 में आ रहा है या नहीं? पक्की बात है? 116 के लिए बताओ। खत्म बवाल, हाँ या ना? चलो ये चेक कर लिया सर, इसमें से कोई एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है, तो फिर क्या चेक करना है? कहीं ये वो तो नहीं, वो तो हो गया, अब दूसरा वाले ओ पे आ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दूसरा ओ देखोगे 90 से 103, और दूसरा देखोगे 58 से 71। इनका ब्लॉक कौन सा होता है? ग्रुप कौन सा होता है? इनका पीरियड कौन सा है? इनका कौन सा? और इनका? क्लियर है? सर दोनों से नहीं आया आंसर हमारा, अब बताइए क्या करेंगे? तबला बजाएं वहां बैठ के? नहीं, यहां तो बेंच बजा भी लेते हैं, वहां क्या करेंगे सर? तबला नहीं, वहां एग्जामिनर तुमको बजा रहा है बे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं सर, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है, बोलो कहां? सवाल में कहां पे? जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है, क्या बोला मैंने? प्लस उसमें जोड़ो 18। कितना जोड़ो? जो भी दिया गया उसमें कितना जोड़ दो? कुछ रिजल्ट आएगा। 18 और 2 कितना होता है? पक्की बात है? कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया? 18 और 24 कितना होता है? बायोलॉजी। अब ऐसे तोड़ा करो, 24 10, 24 10 प्लस 8, थोड़ा इजी होगा। पहले दिन अच्छा नहीं लगेगा, कॉन्टिन्यूअस करता जाएगा, तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के करत करत अभ्यास के एक दिन अचीव कर लोगे। समझ रहा हो मेरी बात को? एक बात इनके सर बोले कल 11th वाली क्लास में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। बोले विराट कोहली 10 मैच में 0 पे आउट हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेट प्रैक्टिस ना करके जाए। वो हर
क्रिकेट हर मैच के पहले वो प्रैक्टिस करके जाता है, भले वो 0 पे आउट होके आ जाए, ठीक है, तो उसका रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट कभी कभी होता है, कभी कभी 0 पे भी होता है और कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम शतक मार के आता है या उसके करीब पहुंच के आता है, हाँ या ना। तो वही बात है, प्रैक्टिस का सब कुछ गेम है दोस्त। अब इंपॉर्टेंट पे आते हैं, हमने कहा जो भी एटॉमिक नंबर दिया उसमें कितना जोड़ोगे, कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो एटॉमिक नंबर दिया गया था ना, क्या दिया गया था, मान लो 24 दिया गया था, तो उसका नेक्स्ट इनऑड गैस कितने नंबर पे है ये मुझे बताओ, 36 पे है। उसके जस्ट बाद वाला इनऑड गैस देखो, तो 24 के जस्ट बाद वाला कौन है, तो 36 माइनस वो रिजल्ट कर दो। मान लो जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट 24 और 18 को जोड़े थे, कितना आया था, 42 माइनस कितना करोगे, कितना आएगा, बता दिया तुमको ग्रुप नंबर। समझ रहा हो मेरी बात को, आ गया, बस नेक्स्ट इनऑड गैस देखो, माइनस कर दो उसमें से रिजल्ट, आपको पता चल जाएगा। समझ रहा हो मेरी बात को, हाँ या ना, ग्रुप नंबर आ गया। अच्छा ग्रुप नंबर आ गया, अगर 1 2 है तो कौन से ब्लॉक का है, अगर मान लो 3 से 12 है तो कौन से ब्लॉक, 13 से 18, एफ ब्लॉक के लिए तो हमें निकालना होता ही नहीं है, हाँ या ना बोलो। बस यही कहानी थी ग्रुप ब्लॉक पीरियड आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे पीरियोडिसिटी, किसमें आ गए थे दोस्त, कितने टॉपिक पढ़ने थे टोटल, पहला, दूसरा, एटॉमिक रेडियाई, रे मूर्खों जो पढ़ रहे थे अभी, सबसे पहला बोलो क्या, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट वन, पहला क्या पढ़ना है, पढ़ चुके, दूसरा पढ़ चुके, सवाल बनाया था इनका, चलो इसके बाद तीसरा कौन सा होगा, और चौथा, अब पांचवा, ये 5, ये कहा जाता है ये 5 को आपने जकड़ लिया तो बस आपने टॉपिक को पकड़ लिया। समझ रहे हो मेरी बात को, 5 चीजों को पकड़ो ढंग से। सवाल कहां से आएगा, आज वाला टॉपिक, आयनाइजेशन से सबसे ज्यादा सवाल आता है दोस्त, ठीक है। अभी रीनीट का पेपर हुआ था, रीनीट में पता है सवाल कौन सा आया, जानना चाहते हो, कितने लोगों ने देखा है पेपर, पहले ये बताओ, ठीक है। पहला सवाल केमिस्ट्री में पता है क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, 4 दिए गए थे, इसमें रेडियस पूछा है। एक बात था, लिथियम और बेरिलियम क्या होते हैं, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल, क्या है, मेटल है, ठीक है। अब बोरॉन और कार्बन क्या है, बोल बेटा, क्या है, बोलो जल्दी। एक बात था, इनके अंदर कौन सा रेडियस पाया जाएगा, और इनके अंदर मेटेलिक बड़ा या कोवेलेंट, लिथियम बेरिलियम में और बोरॉन और बेरिलियम में बड़ा कौन हो गया। अब लिथियम और बेरिलियम में कौन सा रेडियस आ रहा है, क्या कॉमन रेडियस दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब क्या लगाओगे, जेड इफेक्टिव, क्या लगाओगे, लेफ्ट से राइट जाते हो, बढ़ता है या घटता है, तो साइज घटेगी या बढ़ेगी, तो लिथियम बड़ा या बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में आगे जाओगे तो, यही तुम्हारे नोट्स का सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड पूछता है, यही तो बोला था भाई, हर बार का पेपर उठा के देख लेना, सेकंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का पूछता है। आपको इतना पता कैसे है, कैसे इतना सटीक बोल देते हो। नीट छोड़ो, मेंस 2023 के अंदर यही सवाल एग्जैक्टली मेंस के पेपर में आया था, 2 और बढ़ा दिया था इसके अंदर, ऑक्सीजन भी डाल दिया था, नाइट्रोजन भी डाल दिया था। और ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था, नीट 2024 में जो री हुआ उसमें डाल दिया। मेंस का मैंने पूरा देखा हुआ, एडवांस का मैंने पूरा देखा हुआ, पिछले साल वही कर रहा था पूरा, 2 गो बैच पढ़ा रहा था नीट का और 4 गो बैच ले रहा था इधर जेईई का। अब इस साल उल्टा है, 4 को इधर नीट ले रहा हूं तो उधर 2 को जेईई भी ले रहा हूं, तो मजा आता है सवाल देखने से। सवाल कभी गाली थोड़ी दिलवाता है भाई, सवाल तो आपके कंसेप्ट को मजबूत करता है, देखा करिए थोड़ा थोड़ा। खैर मेंस आप लोग मत देखिए, आप लोग नोट्स देखिए, एग्जाम्पलर देखिए, मॉड्यूल देखिए, देन एनसीईआरटी देखिए, बस ये 4 चीजें देख लीजिए दोस्त, और अपना टेस्ट देख लीजिए। बाकी वसुधा में आपसे कोई सवाल रुकेगा नहीं अगर आपने मुझसे कंसेप्ट पूरा पढ़ा है तो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने क्लासेस सिर्फ अटेंड की है मेरी, तो मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा है। मैं एक बहुत सिंपल बात बता सकता हूं, मैं आप में से किसी को खड़ा करूंगा, मैं कहूं केमिस्ट्री के अंदर 5 पॉइंट बोलो, ऐसा कोई एक बच्चा नहीं होगा जो 5 पॉइंट ना बोल पाए। दिस इज द अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं पहले दिन जब एंटर हुआ था तब मैं यही सोच के आया था, मेरी क्लास में कोई ये ना फील करे आई एम कमजोर इन दिस सब्जेक्ट। इनऑर्गेनिक एटलीस्ट ऐसा फीलिंग देना चाहिए जब तक है, और फीलिंग नहीं देना चाहिए, फॉल्स फीलिंग नहीं कि बेटा तुमको पहला पहला कि बेटा, समझ रहा हो मेरी बात को, प्यार से हम नहीं बात कर सकते तुमसे, क्यों नहीं बात कर सकते, इज्जत बनाओ, प्यार से बात करने लायक काम करो,
निकाल लो सिलेक्शन, निकाल लो एग्जाम, तुमसे इज्जत क्या यार, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, डॉक्टर हो यार। अभी क्या हो, तुम हैवान हो अभी, तुम के सब। कैसे सर, माँ बाप इतना मेहनत से पैसा दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को तो समझो यार। प्राउड बनाने का, देखो किसी और चीज के लिए काम मत करो, एक चीज के लिए बस काम कर दो। एक बार तो प्राउड फील कराऊंगा, एक बार प्राउड फील कराऊंगा, चाहे साम दाम दंड भेद कोई सूत्र लगाना पड़े, लेकिन एक बार फील कराऊंगा कि नहीं, आपकी कोख से जन्मी हुई औलाद, टेंशन मत लीजिए, आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए इनफ है। ये आत्मबल अपने माँ बाप को जिस दिन आप दे पाए, आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर आपका क्या अचीवमेंट है, सच बता रहे हैं दोस्त, जब हम ऑनलाइन में उतरे थे ना, तो एक कमरा में लोग कहते थे कैसे पढ़ाया जाए। ऑनलाइन में देखना, मैं वैसे ही कूद के पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में तुमको अंतर नहीं है, बस यहाँ ये तुम्हारा भी सपोर्ट मिलता है तो और अच्छा माहौल बनता है वहां। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने एंड से मेहनत नहीं करता हूँ, कोई लेक्चर खोल लो, अगर 11 घंटे पढ़ाया तो 9 घंटे आंख भले ही गिर रही होगी, उस समय देख लेना, आंख गिर रही होगी लेकिन एनर्जी नहीं डाउन होगी। पता है क्यों? मैं मान लेता था पापा का अपने सर, वो कभी चाहते ही नहीं थे मैं टीचर बनूं। अब मैं एकमात्र ऐसा था जिसको 11 क्लास में ये क्लियर था, टीचर ही बनना है, कुछ नहीं करना है जीवन में अपने को। आज बड़ा अच्छा लगता है, चौराहे जाके खड़े हो, अभी ऐसे ही बात हो रही थी, अभी कौन कॉल पे हम लोग थे, सारे लोग फैमिली वाले लोग, अभी जस्ट ऊपर ही बात करके आ रहे थे, इसीलिए 5 मिनट लेट हुए। तो बड़ा अच्छा लगता है, चौराहे जाके आज खड़े हो, हम 4 लोगों को नहीं जानते हैं, सच में नहीं जानते हैं, तुम मेरे साथ में चौराहे चल लो, 10 लोग आके, अरे आप तो उसी गाँव के ना, तो बस ये क्या है, मैंने किसी का हक मारा है? नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना पसीना बहा रहा हूँ, अपने रात भर जग रहा हूँ, उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? हमारे माँ बाप को दो। हम पिताजी कभी गाँव में रहे ही नहीं, शुरू से बाहर रहे, वो कोई नहीं जानता था, आज जाके देखो, आज मेरे नाम से जान रहा है, उनको भी बड़ा खुशी होती है, मंद मंद रहे मुस्काए, भले ही बोले चाहे ना बोले, खुश तो है ना। मेरी अचीवमेंट वो है, और अचीवमेंट मेरी ये है, जिस दिन मैं कह रहा हूं ना कि मेरी क्लास में कोई ये ना फील करे कि मैं कमजोर हूं, मैं तुमको भी बोल रहा हूं, मैं इतना एफर्ट मार रहा हूं सिर्फ एक वजह के लिए, एक रीजन के लिए, सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाएगा बे, अबे वो छोड़ो, सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं, सब्जेक्ट अच्छा क्या, बहुत ही धांसू होगा, ठीक है, नाम है हमारा है सुधांशु, समझ रहे हो मेरी बात को, और दूसरा नाम है मोहित, बड़ा सोच समझ के हमारे माँ बाप ने नाम रखा था, ठीक है, सब्जेक्ट से मैं तुमको तुरंत मोहित कर लूंगा दोस्त, तुम 2 लेक्चर करके देखोगे उतना मोहित हो जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, एफर्ट मारिए, नाम रोशन कीजिए, दोनों नाम रोशन करते हैं, पैसा खूब मिलता है रे, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं, खूब मिलेगा पैसा, पैसा टेंशन मत करो। हमारे एगो गुरुजी थे, पुष्पेंद्र गुरुजी, ठीक है, बहुत बड़े आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने एक बात बोली थी पढ़ाते वक्त जब मशीन मशीन कभी कभी पढ़ाते थे, तो एक बात बोले, जीवन में बेटा एक सब्जेक्ट इतना अच्छा करना कि वो तुमको इज्जत दौलत शोहरत नाम रुतबा पैसा सब दे जाएगा। वो लाइन मुझे आज तक याद है। और दूसरी एक टीचर ने एक लाइन बोली थी, 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है, जुलॉजी के ही थे, उन्होंने एक बात बोली थी, बेटा जब तक आंखें मिली हैं तब तक दुनिया देख ले, मरने के बाद कब्र में जाके खूब सोना। भरी क्लास में बोला था, 10 मिनट लेट हो गया था क्लास में, और वो लाइन इतनी हिट कर गई, 2013 की ये बोली हुई लाइन है, वो इतना नहीं 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 2013 की ये बोली हुई लाइन है, ठीक है। तो 2013 में अब मतलब उनकी वो बोली हुई बात इतनी हिट कर गई थी कि मैं आज भी उनका सम्मान है कि आपने मेरी लाइफ में ना एक चेंज ला के दिया, मुझे चेंज मुझे ये दिया, वो लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, जब तक आंखें मिली हैं दुनिया देख लो, मरने के बाद कब्र में जाके खूब सोना। अब ये बात बहुत छोटी है लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी है। तो आप लोग भी यार, आप लोग इंसान है, आप लोगों के पास ह्यूमन सेंटिमेंट्स है, और आप उसकी रक्षा और आप उसकी कहा जाता है रक्षा के साथ साथ कद्र दोनों कर सकते हैं, दोनों चीजें करिए बस, ठीक है। बाकी मैं आपकी गारंटी लेता हूं दोस्त, एंड डे तक अगर तुम मेरा क्लास अटेंड करते हो, तुम ये कहोगे कि मोहब्बत एक सब्जेक्ट से जरूर है, औरों से भी होगी आपकी, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं यहां पे करवा के छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन एंड डे तक क्लास अटेंड करनी है। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो दादा, बगल वाले से मोहब्बत कर रहे हो क्या? ओहो, चिपका ले सैया फेविकोल से, आ जाओ, ये बात हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव पे सबसे पहली चीज मुझे बताइएगा, सारा गेम अभी आपको नजर आएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल का गेम नजर दिखाता हूं, इधर आओ सारे लोग। पहले एक बात बताओ, आइसोलेटेड एटम के अंदर कभी रेडियस तुम निकाल सकते थे, इसीलिए तुम्हें कहां जाना पड़ा, बॉन्डेड एटम में कहां जाना पड़ा। तो मेटल के अंदर कौन सा रेडियस आया, कोवेलेंट के अंदर, नॉन मेटल के अंदर, इनर्ट गैस के अंदर, सबसे बड़ा इन तीनों में कौन होता है, उसके बाद
बंदर को हमेशा किससे कंपेयर करना है? एमआर और सीआर से कंपेयर। पहली बात। दूसरी बात पे हम आते हैं, केटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम में ऑर्डर क्या होता है दोस्त, बताओ तो जरा। एनायन सबसे बड़ा, देन केटायन, देन सबसे पहले केटायन, देन न्यूट्रल एटम, देन। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। इस 2 पॉइंट पे सवाल बनता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोला जाता है? जेड इफेक्टिव। अब एक बात मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? जेड माइनस, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बताता है कि अंदर वाला शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना चल छैया छैया करके धक्का मार रहा है, इसी को कौन बताता है? सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया? जेड माइनस सिग्मा। शील्डिंग सबसे बेहतरीन एस की होती है, पी के इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन, एफ के इलेक्ट्रॉन, कौन? देन उसके बाद, देन उसके बाद कहो गोचू महाराज, बोलो। सबसे पहले किसकी शील्डिंग बढ़िया? देन, देन, देन। अच्छा एक बात तो, एफ की शील्डिंग पुअर होती है डी से या अच्छी होती है? डी की शील्डिंग किससे पुअर होगी? काहे एस से नहीं होगी? पी की शील्डिंग किससे पुअर होगी? पी की शील्डिंग अच्छी किससे है? डी की शील्डिंग अच्छी किससे है? एस की शील्डिंग अच्छी किससे है? पी डी एफ। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। एफडी जानते हो? फिक्स डिपॉजिट। पापा से पूछना, खूब रखे होंगे, ठीक है, अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है ना। अब मैं भी एक एफडी दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये आप एफडी कैसे याद रखेंगे? ये आपके पैसे के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा दोस्त, लेकिन नंबर के फॉर्म में जरूर स्टोर हो सकता है। हमेशा याद रखो, एफडी नहीं एफडीएस। क्या याद रखोगे? एफ को जरूरत पड़ी अगर भीख मांगने की इलेक्ट्रॉन से, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी एफ को भीख मांगने से, तो किससे मांगेगा? डी से या एस से? डी से। एस और एफ में गैप इतना ज्यादा होता है कि एस से इलेक्ट्रॉन वो नहीं मांगता। किससे मांगता है? डी से। और डी को जरूरत पड़ी तो किससे मांगेगा? एस से। एफ डी एस। क्या बोला मैंने? एफ डी एस। एफ को जरूरत पड़ी तो किससे मांगेगा? डी को जरूरत पड़ी। क्या ये क्लियर है? एफ डी एस हमेशा दिमाग में रखो कि एफ को जरूरत तो डी से मांगेगा, डी को जरूरत तो। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद हम आ जाते हैं जेड इफेक्टिव में। पहली बात, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। शील्डिंग बेहतरीन किसकी होती है? किसकी होती है? एस। देन उसके बाद, देन लेफ्ट से राइट जाते हो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो साइज, एक बात मुझे बताओ, घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। घटेगी, बोलो हाँ है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज, ऊपर से नीचे आते हो तो सेकंड से थर्ड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बाकी रिमेन्स। हाँ या ना। ये 4 बातें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद 5वीं बात मैंने कहा था, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन ये फॉर्मूला कहां लगाना है? 2 जगह। कहां लगाना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। कहां लगाना है? नहीं तो कहां लगाना है? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। पक्की बात है। रेडियस में कितना पॉइंट याद रखना है? 3। कितना पॉइंट? अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है? ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। आलू और गालू, अल्युमिनियम और गैलियम, ठीक है, आलू और गालू की साइज क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर। रीजन बताओ। ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के? पहला कौन सा? पहला कॉन्ट्रैक्शन, पहला कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा, क्या पूरी केमिस्ट्री में यही 3 कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने हैं? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, कौन से इलेक्ट्रॉन? 3D इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड के पीछे और एक्टेनॉइड। यही सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि भाई एक बात बताओ मुझे कि 4D और 5D की साइज बराबर हो जाती है, कहा जाता है या नहीं? इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन में से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बताएगा ये बात? कौन सा? मैंने क्या बोला? 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है या नहीं हो जाती है? 3D से बड़े होते हैं कौन? 4D। हाँ या ना।
इसके पीछे वजह बताओ, तो लेंथेनॉइड। 5d और 6d की साइज बराबर हो गई, रीजन बताओ, हाँ या ना। अगर हम बात करें डी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करती है, स्कैंडियम से लेके कहां तक, जिंक तक, कहां तक, जिंक तक। तो ओवरऑल साइज डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? पहले वाले का 164 था और लास्ट वाले का 137 था, ठीक है। तो ओवरऑल साइज डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है, मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? रीजन क्या है? क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमिलरिटी इन साइज? ऊपर से नीचे आओगे तो भी साइज में सिमिलरिटी है, हाँ या ना। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो भी है, हाँ या ना। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कौन सी सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? उसके पीछे रीजन क्या है, ट्रांजिशन या लेंथेनॉइड? ऊपर से नीचे आओगे तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो यहां रीजन क्या है, ट्रांजिशन या लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड? बोलो हाँ या ना। पी ब्लॉक का एकमात्र ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दोनों कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हो, 13, इसीलिए वो हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। इंडियम और थैलियम में ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होती है, ठीक है। रीजन बताओ क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन जनरल थैलियम बड़ा या इंडियम? थैलियम, थैलियम, थैलियम। कौन बड़ा होता है? अल्युमिनियम और गैलियम में इन जनरल बड़ा कौन होगा, अल्युमिनियम। बड़ा कौन होता है? इसीलिए मैंने बोला था बंगला इन थैला, याद है क्या? बंगला इन, बंगला इन, बंगला इन थैला। बंगला क्या तुम्हारे थैला में आ सकता है कभी भी? रीजन? तो ये किसका ऑर्डर है? तो ग्रुप नंबर 13 में साइज का ऑर्डर ये हो जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? चले हम आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो दोस्त अब हम आने जा रहे हैं किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक मिनट, सारे लोग पेन कॉपी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोल बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आईई कहते हैं, कुछ लोग इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और कुछ लोग इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहते हैं या नहीं कहते हैं? पहली चीज, ये तीनों नाम अलग हैं या सेम है? सेम है। तो तीन नाम क्यों दिए गए? फेनामेना सेम है या अलग है? अलग है। सेम है या अलग है, पहले ही बताओ भाई। सेम है तो तीन नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? तीन नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? सिचुएशन, प्यार मोहब्बत है, सिचुएशन बोलोगे कि सर इसको एक फियांसे बोल दो, दूसरे को वाइफ बोल दो, और तीसरे गर्लफ्रेंड बोल दो। अबे तीनों कैटेगरी है भाई। परिवार वाले राजी तो फियांसे बन गई, हाँ नहीं राजी तो गर्लफ्रेंड ही रह गई। अब मान लो परिवार वाले भी राजी हो गए, तुम दोनों भी राजी हो गए, कुदरत भी राजी हो गई, बियाह भी हो गया, तो वाइफ बन गई भाई। वरना तो दूसरे का बाबू तो अपने हिस्से में लिखा ही है, समझ रहे हो? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो मुद्दे की। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों एक शब्द हैं या अलग हैं? अलग हैं, तो एक साथ क्यों लिखे जाते हैं? एनी वन ऑफ यू जो ड्रॉप करके आया है, ड्रॉप तो सारे ही आए हो, खैर एक आध दो को छोड़ दो, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल माय ब्रो, हटाओ उसको। उसके बाद बताओ, रीजन बताओ, किसी को बताओ। चलिए अब हम शुरू करें, बांचना शुरू करें। एक बात बताओ, कहो ना कहो, क्या एटम का सेंटर होता है या नहीं होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एटम में शेल भी होता होगा, अंदर वाला भी होता होगा, और अच्छा, इसमें कौन घूमता है दोस्त? अबे बोलो सबके सब। ठीक है, कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन घूमता है? अच्छा, हम सोचे प्रोटॉन घूमता है, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग बता दिया, थैंक यू। क्या एक बात, कौन ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, ये वाला पक्की बात है। इसको देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? इसको देख के क्या मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? इसको देख के थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएगा, और इसको देख के थोड़ा, क्योंकि इसको भी पता है कौन इसके चंगुल में जल्दी आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस समझने की कोशिश करो, है ना? तो अब देखना जरा गौर से, पड़ोसी को देख देख के मुस्कुराएगा, रोज छत पे जाएगा, देखेगा, मुस्कुरा के चला आएगा, हाँ या ना? तो उदू घर छोड़ के है तो उसको भी देख के मुस्कुराएगा। आफ्टर ऑल है तो न्यूक्लियस भाई, वो जितना नेगेटिव देखेगा उतने को देख के मुस्कुराएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब नेगेटिव को ये तय करना है कि ये पॉजिटिव कितने को देख के मुस्कुराता है। समझ रहे हो? इट्स टू डीप। खैर, कम टू द पॉइंट अगेन।
किसी बाहर बैठे व्यक्ति को, मान लीजिए किसी बाहर बैठे व्यक्ति को यह रास नहीं आया कि तुम न्यूक्लियस हो और तुम इलेक्ट्रॉन को देख के मुस्कुराते हो, और वो चाहता नहीं है कि तुम उसे देख के मुस्कुराओ, तो एक बात तो उसके मन में जलन वाली फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? वो तुम्हारे इस बॉन्ड को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता? क्या वो चाहता है कि एनी हाउ ये तोड़ दूं या इनका काट दूं? हाँ या ना? अब वो काटने के लिए आ गया मेरे पास, कहता क्या है, सर आपको पता है? मैंने कहा क्या? सर वो जो आइटम, मैंने कहा क्या कहना है? कहता अरे सर वो एटम। मैंने कहा सही सबसे बोल, सुपारी थूक के बोल। कहता सर वो एटम है ना? मैंने कहा हाँ। बोलता है सर उसके अंदर एक इनर शेल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा उसके बाद कहता है सर बाहरी वाला शेल भी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा कहना क्या चाहता है भाई, क्लियर तो बोल। कहता है सर आपको पता है मैं कैसा हूं? बताओ कैसा है? कहता है सर मेरा मन करता होगा। मैंने कहा क्या करता है? कहता है उसको देखो। मैंने कहा देखा? मैंने देखा नेगेटिव है यार। बोलता है आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? आप बताइए, आप लोग बताइए क्या केमिस्ट्री कहती है, अट्रैक्शन या रिपल? अट्रैक्शन। बोलता है सर अब इसको देखो। मैंने कहा यार ऑप्शन सही है, अब ये बताओ। अरे यार सुनो तो, कंसेप्ट समझाने के लिए। मैंने कहा अच्छा एक बात तो। कहता है अच्छा आप बताओ अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं देख के मुस्कुराता, ऑब्वियस है यार। बोलता है आपको पता है सर मैं उससे बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा दिल जला आशिक है ये पूरा। मैंने कहा चाहता क्या है? बोलता है बस एनी हाउ सर इसको ना इससे रिहा करवा दो, इससे समझना, इसको इससे रिहा करवा दो। मैंने कहा यार काम तो बहुत टफ दे रहे हो तुम। अरे हाँ ना बोलो भाई। मैंने कहा भयानक न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा के बैठा हो तुम, कह रहे हो कि उसके चंगुल से बाहर निकाल दो। मैंने कहा बाबू ऐसे जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? कह रहा है सर प्यार। मैंने कहा कम या ज्यादा? कह रहा बहुत ज्यादा। मैं कहा बेहद या बेइंतहा? कहता है बेशुमार। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा कि अगर तुम्हें उससे बाहर निकालना है तो तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? उससे ज्यादा प्यार देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बोला हाँ सर बिल्कुल देना पड़ेगा। मैंने कहा बस वही देना शुरू करो। इसने क्या किया भैया, इनको एनर्जी देनी चालू कर दी। क्या करना चालू कर दिया? एनर्जी देनी चालू। न्यूक्लियस की मोहब्बत जमीन से इस इलेक्ट्रॉन के लिए समझिएगा इतना था। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बेचारा एफर्ट मारते 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 एनर्जी लगाते 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 थ्रेशोल्ड वैल्यू को, क्या बोला मैंने? थ्रेशोल्ड वैल्यू को, थ्रेशोल्ड वैल्यू को, थ्रेशोल्ड वैल्यू को जिस दिन क्रॉस कर गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन अब इस न्यूक्लियस के साथ रहेगा या किसी और के साथ भाग जाएगा? बस वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोला मैंने? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोला मैंने? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझना, न्यूक्लियस के चंगुल में अगर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमीन से इतना है, समझना ऐसे एक हाइट के अनुसार बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी से, कि इतना प्यार है, देख लो इतना प्यार है। अभी तो नहीं दिखा सकता कि 5 किलो का प्यार है, ऐसा सुने हो कभी? सिंपल सी बात है ना? तो यहां पे समझना इतना प्यार है, तुमने एनर्जी देनी चालू की 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 चालू की। अब बताओ क्या एनर्जी हो चुकी है? ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसकी, क्या है? थ्रेशोल्ड। इससे हल्की सी एनर्जी ज्यादा दोगे, अब इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर? पक्की बात है? अब बताओ अंदर या बाहर? लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अरे हाँ ना बोलो भाई। और ये क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या इसी एनर्जी पे बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इतना देने की जरूरत है या नहीं है? इसीलिए कहा जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। काहे के लिए? टू रिमूव, क्या बोलो बोलो? टू रिमूव, क्या? रिमूव। रिमूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कौन सा? मोस्ट टाइटली बॉन्डेड या मोस्ट लूजली बॉन्डेड? अंदर वाला शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा या बाहर वाला? क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, तो ये लूजली बॉन्डेड है या स्ट्रांगली? क्या इसी को आउटर शेल बोलते हो? केमिस्ट्री उसी को वैलेंस शेल कहता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, या फिर बोलो 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 क्या होगा? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सर बॉन्डेड एटम या आइसोलेटेड एटम? तो आंसर क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो बोलो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। सर कैसे? आपने सॉलिड क्यों नहीं बोला? अरे गधा, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो क्या बड़े चिपक के रहेंगे या नहीं रहेंगे?
एटम को तो तुम देख नहीं पाए और उसके अंदर तुम वैलेंस शेल को देखने की बात कर रहे हो। आदमियों की पाजामा यार, पाजामा बोलो हाँ या ना। तो बॉन्डेड स्टेट में तुम देख सकते हो या आइसोलेटेड स्टेट में? अगर तुम कह रहे हो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम या फिर बॉन्डेड एटम, तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, और तीसरा शब्द क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितने शब्द इंपॉर्टेंट है टोटल? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ या ना। और दूसरा बोलो जल्दी, दूसरा क्या है, आइसोलेटेड एटम, और तीसरा क्या है, लूजली बॉन्डेड। क्या होता है, लूजली बॉन्डेड, हाँ या ना। अब जरा गौर से समझना, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, अभी लिखवा दूंगा, अभी समझना। मान लो Z इफेक्टिव ज्यादा है, मैंने क्या बोला, Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो Z इफेक्टिव का मतलब क्या समझते हो, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है, जो अट्रैक्शन है, जो पकड़ है, इसी को Z इफेक्टिव कह रहे हो। अगर ये पकड़ तगड़ी हुई, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हुआ, या Z इफेक्टिव मैं कहूं साफ शब्दों में हाई हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम। Z इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी, बोलो हाँ या ना। एटम का साइज बड़ा कर दिया मैंने, मान लो एक छोटू सा एटम लिया और एक इतना बड़ा एटम लिया, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना आसान, यहां से निकालना आसान या यहां से, और कहां से निकालना मुश्किल, यहां से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा होगा बहुत स्ट्रांगली, तो निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको निकालने के लिए आपको उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़े। तो साइज अगर ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट से राइट डाउन द ग्रुप, यही दो फैक्टर तो बन जाते हैं, हाँ या ना, बोलो। सब रिलेटेड है एक दूसरे से, सब रिलेटेड है, जेड इफेक्टिव से आयनाइजेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक एक करके हम बताते हैं, हटा दो सारी बात। मैंने क्या बोला, ये कौन सा, इनर शेल या आउटर शेल, क्या होता है बोलो जल्दी। अच्छा इनर शेल है, और ये कौन सा है बोल बेटा, आउटर शेल को ही केमिस्ट्री में कहा जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। अच्छा एक बात बता, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन ज्यादा रखे हुए है या इनर शेल पे, तो मोस्ट स्ट्रांगली बॉन्डेड कौन होगा, अंदर वाला या बाहर वाला, तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा, स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा है, और ये कैसा है बोल जल्दी, मोस्ट लूजली बॉन्डेड, कैसा है बोलो जल्दी, मोस्ट लूजली बॉन्डेड, हाँ या ना बोलो जल्दी। अच्छा अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन अंदर वाला निकालते हो बाहर वाला, इन जनरल हम कौन सा निकालते हैं, बाहर वाला, यानी मोस्ट लूजली या स्ट्रांगली, वैलेंस या इनर, आउटर या इनर, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, सो डेट कि ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, बाहर। अरे हाँ ना बोल भाई, तो मैं कहूं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुझे लगानी पड़ेगी, हाँ ना बोल यार, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये मुझे बता। अब रिक्वायर्ड है, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, बोलो हाँ या ना। करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में बहुत डीप नहीं जाते हैं, अपने कंसेप्ट में आते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, बोलो हाँ या ना। अच्छा मैं बात करूं, लाइट जब पड़ती है तो क्या गिरते हैं, एनर्जी पैकेट्स गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, ऐसा फिजिक्स में कहा जाता है या नहीं। अरे फोटोन यार, सर फोटोन का मतलब समझाइए ना हमको, एनर्जी पैकेट का मतलब समझाइए ना सर हमको। तो सुनो, ए क्या कर रहा है, ऊपर देख, गधा कहीं का, इधर सुनो, यहां पे समझो, एनर्जी पैकेट्स का मतलब सूरज की रोशनी में गांधी मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधी मैदान जानते हो क्या है, पटना का एक बहुत बड़ा मैदान है, समझ रहा हो मेरी बात को, हाँ या ना। ठीक है, मैदान का यहाँ कुछ और ही भाषा होता है, ठीक है, गांव से जो लोग होंगे उन अलग मतलब नहीं निकाल लेंगे, मैदान मतलब फील्ड की बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। नहीं आप भी अपनी जगह सही है, क्योंकि गाँव में ऐसी ही बातों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैं दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा आधा समय उधर गुजरा आधा इधर, तो दोनों का कल्चर है मेरे पास, तो इसलिए आप उसको नहीं समझेंगे, ठीक है। आप समझेंगे मैदान का मतलब फील्ड, उसमें मान लो तुमको भरी दोपहरिया में ले जाके कहें दौड़ो, एक राउंड मारोगे, 2 राउंड मारोगे, 3 राउंड मारोगे, हमारे इतना तो स्टेमिना है नहीं तुम्हारे अंदर, नहीं है भाई, मजाक नहीं, दो पक्का, डन, चलो ठीक है, लगाएंगे किसी दिन, सुनो संडे को लगाते हैं चैलेंज, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर समोसा खिला दूंगा उस दिन, नहीं अगर जीत पाए तो पक्का, डन, इस बार संडे को चलते हैं,
अब मान लो भरी दोपहरिया में मैं तुमसे कहूं कि राउंड मारो, राउंड मार लिए तुम। अब सूरज भैया क्या कर रहे हैं, चूसे जा रहे हैं तुम्हारी एनर्जी, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। या फिर रोशनी को देख के तुम प्रभावित हो रहे हो सूरज की? अरे हाँ ना बोलो भाई। बुरा नहीं मानेंगे, प्रकाश को भी देख के लोग प्रभावित होते हैं। खैर, मुद्दे की बात पे हम आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। उसी समय अचानक से मैं आऊं, कहूं मेरे लाल पुल, ये लो थोड़ा सा और लो ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज तुम्हारे लिए किसका काम करेगा? एनर्जी पैकेट। ऐसे ही टेक्निकल भाषा में, जैसे मान लो तुम्हारे बायो वाली भाषा में ग्लूकोज तुम्हारे लिए एनर्जी पैकेट है ना, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोटोन है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे समझो फोटोन है, समझ रहा हो मेरी बात को? तो फोटॉन्स किस फॉर्म में गिरते हैं? एनर्जी पैकेट। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? हीट इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, सोच के बताना, करंट इज अ फॉर्म ऑफ, है कि नहीं है ये मुझे बताओ। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, करंट क्या है? इन जनरल फिजिक्स की भाषा में करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, करंट को कहा जाता है। नहीं कहा जाता है तो फिर पूछूंगा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है करंट को, बताओ। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, हाँ या ना? यही कह सकते हैं, पक्की बात है? काहे एयर करंट नहीं होता है? एयर करंट नहीं होता है? गजब हाल है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबे किसी चीज के फ्लो को कहा जाता है करंट, समझ रहा हो मेरी बात को? एयर करंट हो सकता है, पॉलिनेशन में पढ़े नहीं हो लगता है, जिनेटोगैमी, कौन सा गैमी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि पानी में कूद के चला जाता है तो दूसरे को निपटा देता है। केमिस्ट्री में कहते हैं प्रोटोनेशन, हाँ या ना? केमिस्ट्री में उसी को प्रोटोनेशन कहते हैं। बायो में क्या कहते हैं तुमको ज्यादातर पता है। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं दोस्त, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सुनना सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी थी या नहीं देनी थी? अगर मैंने यही एनर्जी हीट के फॉर्म में दी तो हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तुम, हीट वहां पढ़ते हो, हीट के चेंज को ही एंथैल्पी कहते हो। फिजिकल केमिस्ट्री कहती है कि इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर मिनिमम अमाउंट में आपने हीट दे दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बैटरी लगा दी, करंट डेवलप कर दिया, करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करता तो क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता? आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने फोटोन गिरा दिया इसके ऊपर और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, नाम क्या बन गया साहब? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आई या नहीं है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकती है या नहीं? अगर एनर्जी का फॉर्म करंट है तो टॉपिक का नाम क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एनर्जी का फॉर्म अगर फोटोन के फॉर्म में दिया जा रहा है वो एनर्जी, तो क्या बोलोगे? अगर हम बात करें कि हीट के फॉर्म में दिया जा रहा है तो क्या पहला वर्ड क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए रिक्वायर्ड है ये एनर्जी आपको? टू रिमूव, टू रिमूव, टू 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 टू, सारे बोलते रहोगे टू कौन सा इलेक्ट्रॉन? मोस्ट लूजली बोल दो या फिर आउटर मोस्ट, क्या बोल दोगे? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। सेल इलेक्ट्रॉन कहां से? बॉन्डेड एटम में या आइसोलेटेड गैस? फ्रॉम एन, फ्रॉम एन, क्या एन लगेगा आई के पहले? AEIOU, हाँ या ना? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोला? बोलो जल्दी। आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बोला? आइसोलेटेड गैसियस एटम। सर वो भी लिखवा दीजिए ना, पोटेंशियल एनर्जी एंथैल्पी। क्या मतलब है तुम्हें? काम ही नहीं आना है कहीं, समझना आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? सर सिंपल सी बात है, अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन था, बाहर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन था। आप सोच के बताओ, न्यूक्लियस दोनों को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्त। किसको कम करेगा, किसको ज्यादा? अंदर वाले को ज्यादा करेगा, बाहर वाले को कम, क्योंकि अंदर वाला नजदीक है, बाहर वाला। अब उस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो किसके लिए? टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लो, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी?
वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हमने क्या कह दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है सर आयोनाइजेशन ही क्यों बोला गया, ये भी तो एक शब्द उठता है ना, सर आयोनाइजेशन ही क्यों बोला गया। दोस्त एक बात बता, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ, और उतना ही नंबर ऑफ, सीधा बैठ जा पहले तू, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शुरू में बराबर थे, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब ये केटायन बना या एनायन बना। आयन कितने तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है, दूसरा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बनाने के लिए आप दे रहे हैं, ये मुझे बताइए। क्या, कुल मिला जुला के एक शब्द में बोलूं, आयन बनाने के लिए। तो इसी आयन को बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल दिया गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। मतलब जो जो इस दुनिया में, क्या बोलोगे, जब जब, ए छोटू प्रेम पत्र बाद में, इधर पेन कॉपी बंद कर, तू फटाफट बंद करो, सारे उस लाइन के सारे बच्चे बंद करो, सब कॉपी बंद करो, सब कॉपी बंद करो, लिख रहे हो नालायकों। अबे बात सुन ले भाई, टॉपिक इजी बना दूंगा तेरे लिए, तू मस्ती से फिर खेलते रहना क्वेश्चन क्वेश्चन। 15 मिनट का कंसेप्ट होता है कोई टॉपिक में, एक बात बस पकड़ लो, खत्म। उसके बाद से तो फिर खेलते रहो, मजा 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 मजा, केम छो मजा मा, केम छो मजा मा, केम छो, ऐसे सवाल लगाते निकल जाओ। टॉपिक तो सुन ले भाई, कोई टफ नहीं है केमिस्ट्री भाई, हलवा है ही। सर सब बोलते हैं, हम बनाते हैं। सुनो अब यहां पे, अब तुम क्या बनाते हो, कह रहा सर एक होते हैं क्यूट, आई मीन सी, एक होते हैं बहुत क्यूट, आई मीन बहुत क्यूट मतलब बीसी, एक होते हैं महा क्यूट यानी एमसी। सबको बनाते आ रहे हो, पेरेंट्स टीचर सब। लेकिन बेटा एक दिन याद रखना, पाप का घड़ा जिस दिन भरेगा ना, उस दिन तुम्हारा बहुत गंदा कटेगा, याद रख लेना। मत करो ना इंसाफी। सुनो यार, इतना पसीना बह रहा है, सुनो भाई। मैंने कहा जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई स्टेबल चीज आएगी, इनऑर्गेनिक में स्टेबल चीज क्या आती है, कन्फ्यूगरेशन। क्या आता है, क्या आता है, जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन की बात की जाएगी, क्या बोला मैंने, केमिस्ट्री की दुनिया में जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन की बात की जाएगी, जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन की बात की जाएगी, जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन की बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम, बस यही तो मैं कह रहा हूं यार। जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन तेरे सामने आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से क्या होती हुई नजर आएगी, NP3 NP4। हाफ फील्ड कौन है ये मुझे बता, क्या हाफ फील्ड कन्फ्यूगरेशन है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल, यानी NP3 का आयनाइजेशन एनर्जी NP4 से, बोलो हाँ या ना। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने का नियम यह कहता है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव, तो साइज, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान, तो NP3 और NP4 में से ज्यादा किसका होना चाहिए था। लेकिन जब जब स्टेबल कन्फ्यूगरेशन की बात केमिस्ट्री की दुनिया में की जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा निकल के आएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, होना ज्यादा किसका चाहिए था, लेकिन होता ज्यादा किसका है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा NS2, मैंने कहा NP1 और N की वैल्यू बराबर है, क्या बोला मैंने, NS2 NP1, क्या बोला मैंने, NS2 NP1, क्या बोला मैंने, NS2 NP1। और N की वैल्यू क्या है, N किसको बोलते हो, पीरियड नंबर या शेल नंबर, समझ रहे हो। मान लो जैसे 2s2 दिया और 2p1 दिया, क्या दिया, 2s2 2p1, क्या NS2 है NP1 है कि नहीं है, N की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। न्यूक्लियस के करीब S होता है या P होता है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या P से, बोलो हाँ या ना। ये कंपैरिजन कब करोगे, जस्ट आजू बाजू वालों में, कहां कंपेयर करोगे, ज्यादा किसका होना चाहिए था जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग, NP, लेकिन ज्यादा किसका होगा, बोलो हाँ या ना। दो ही फैक्टर पे मेन सवाल बनता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन पे, और नहीं तो किस पे बनता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। किस पे पड़ता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट।
एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या पी से? पी से या डी से? डी से या एफ से? अरे हाँ ना बोलो भाई। जो न्यूक्लियस के जितना करीब उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना। हाँ या ना? जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा टॉप पे आएगा। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में आयनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा आएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी लाइक जो जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। जो जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? यही तो टॉपिक है। 2 पॉइंट पे सवाल बनाता है दोस्त। या तो तेरे से सबशेल वाला सवाल में फंसाएगा, और नहीं तो तेरे को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यही मुट्ठी में पकड़, ये मुट्ठी में पकड़ा, तेरा टॉपिक खत्म, वहीं खत्म हो जाता है दोस्त। यही पकड़ना है सबसे बड़ी चीज। समझ रहा है मेरी बात को? जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी, तब तब सबसे पहले कौन आएगा सामने? आयोनाइजेशन एनर्जी। ज्यादा या कम? मत नोट करो भाई, तुम्ही को कह रहा हूं, नोट्स दिखा दे। दिखा। कॉपी नहीं है? कहां है कॉपी? मतलब बाहर रखने के लिए बोले हैं, लिखने के लिए मना किए हैं। इधर आओ। बात समझ में आई या नहीं आई? आयनाइजेशन में कितने पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना है? 2। एक तो कौन सा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन छोड़ो। एसपीडीएफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल। अगर एन सेम है तभी ये कंपेयर करना। समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? एन सेम होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, दूसरा फैक्टर मैंने कौन सा बोला? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है? चलिए, तो इसको नोट करिए, आयनाइजेशन एनर्जी। काफी लोगों की शिकायत रहती है, कहां गया वो चंगू मंगू? इधर ही कहीं बैठता है। ये रहा पगला, ये रहा। कहां? हमारी नजरों से छुपोगे? बेटा तुमसे 6 साल छोटा हूं यार, छोटा हूं। अगर 20 उम्र है तो 6 साल छोटा हूं, 19 उम्र है तो 7 साल छोटा हूं, 22 उम्र है तो 4 साल छोटा हूं, 25 उम्र है तो 1 साल छोटा हूं। समझ रहे हो? तो कुल मिला जुला के बड़े तो तुम ही लोग हो। तो भैया बड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नजरें मत चुराओ। चुराओगे तो हम कहां जाएंगे बताओ? अरे पढ़ाना हमारा काम है भाई, किसको पढ़ाएंगे? एक समय पढ़ाने का मेरे ऊपर इतना भूत सवार था। कोटा में एक जगह है, कभी तुम लोग जाओगे तो पता चलेगा। तलवंडी से थोड़ा सा आगे जाओगे, मैत्री हॉस्पिटल के बीच में वहां एक जगह पड़ती है। एबल्स की बिल्डिंग थी, उसके बगल में एक बरगद का पेड़ था। भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे रात को 10 बजे पढ़ाता था मैं। मतलब ज्यादा दिन नहीं, 4-5 दिन बस पढ़ाया था, क्योंकि वहां एक सनी वैद्य नाम का लड़का था, उसको पढ़ना था। अभी तो खैर सिविल इंजीनियर बन के कॉन्ट्रैक्टर बन के पैसा छाप रहा है वो। तो वो भी एक दौर था। मतलब कोटा इस शहर जिसकी हर गलियां, मतलब मुझसे पूछो तो मैं गलियों में गलियां बता सकता हूँ कि इतने से इतने कदम पे जाओ तो ये गली मिलेगी। समझ रहे हो? पता है क्यों? उस शहर से अलग मोहब्बत थी, लेकिन बाद में यार उस शहर एकदम चौपट हो गया। अब तो एकदम ड्रग एडिक्ट, लिकर इतनी तेजी से फैलना, बच्चों को प्यार से पौलाना। ये पढ़ नहीं रहे हैं, इनके घर पे मत करो, खुश रहना चाहिए। काहे? मार्केट नहीं वो होगा, तो खुश रहने के लिए करो, आप अपना जीवन बर्बाद करो। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, और यही चीज मैं कभी नहीं चाहता। तुमसे मैं प्यार से ना बात करने का रीजन, अरे हम भी प्यार से बात करते हैं, बाहर जाके देखो हमारी दोस्ती सबसे अच्छी होती है। सबसे बढ़िया इंसान कहेंगे लोग, पता है कहाँ है सबसे दोस्ती? तुमसे क्या दोस्ती रखे? घंटा काम करो ऐसा पहले, अभी तुमसे दोस्ती रखने का उम्र है? पार्टी देंगे फेवरेट मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन याद है रैंक आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ क्या क्या कह रहा है? बारात? हमारे बारात में हमारे बाबूजी मरबो करेंगे ये सब काम करोगे तो। पता, डोंट फॉरगेट, मैं भी उसी धरती से हूं, ठीक है? हमारे बाबूजी भी वही हैं। ये सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो बहुत रूड है।
तो अभी कहिए कि अब समय के अनुसार थोड़ा सा उनको समय ने सॉफ्टनेस क्रिएट कर दिया, वरना तुम्हारे बाबूजी की तरह हमारे भी बाबूजी है, तुम लोग थोड़ा स्वीट भी होंगे, नहीं है ना? तब बाप है वो, तब बाप है वो। अगर सख्त तो मतलब कहा जा रहा है ना, अगर सख्त इंसान आपके जीवन में है, मत समझ जाइए वो बाप ही है आपका, ठीक है? उसके अलावा कौन शख्स बन सकता है आपके साथ? बनने किसको दोगे आप? किसी को नहीं। अब बनने भी मत देना, नजरें झुकनी चाहिए बाप के सामने। ओझा सर दारू पीते हैं तो तुम भी पियो। अच्छा, अपने पिताजी के साथ? ना बाबू, अरे इतना हिम्मत तो ना है। एक बार हम बोले थे, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड प्राइवेसी ब्रो, काइंडली मेंटेन इट। पहुंचो पहले लीला में, पहुंचो उसके बाद से प्राइवेसी ओपन करेंगे। वाह, क्या कह रहे हो? बिहार में जैसे तुम्हारे हो गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सारे लोग डेफिनेशन एक बार मुझे बोल के बताएंगे। तुम लोगों को क्या मतलब पैसा लगता है तुम लोगों को बोलने में? क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो हाँ है ना? चलो अब दूसरा पॉइंट सुनो। कितने पॉइंट पे सवाल बनता है? सवाल कितने पॉइंट पे बनता है दोस्त? एक। पहला पॉइंट ये है, सुनो जरा गौर से, पहला पॉइंट सुनो। ए पेन कॉपी छोड़ो, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ लो, हाथ सबका ऐसे दिखना चाहिए, सब लोग ऐसे करके बैठ जाओ, सब लोग ऐसे करके बैठ जाओ, सारे लोग, सारे लोग बैठ जाओ, सब लोग एकदम, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग एकदम। का भाई धक्का क्या मार रहा है रे? आदमी है का? इरादा तेरा ठीक है ना भाई? सुनो, NP3 और NP4 में एक बात था, स्टेबल कौन है? कौन स्टेबल है? इफ एन इज सेम। मैंने क्या बोल दिया है? इफ एन इज सेम। चलो पहले ही लिख देता हूं यार, ये सब हटाओ वरना तुम कंपेयर कुछ कर दोगे। मैंने कहा इफ एन इज सेम, इफ एन इज सेम, ठीक है? एन क्या है? सेम है। अब तू सोच के बताना, NP3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है तुझे NP4 से। एक बात था, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो 3 क्या बनेगा? क्या बनेगा बोल जल्दी? क्या बनेगा बोल जल्दी? क्या बनेगा बोल जल्दी? क्या बनेगा? अच्छा, NP4 को क्या मैं बोल सकता हूं? नॉर्मल फील्ड। बोल हाँ या ना? इसको क्या बोल सकता हूं? बोल जल्दी। नॉर्मल फील्ड। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना मुश्किल, कहां से निकालना आसान? अंकल जी आप बताएंगे। यस यू, हाँ। कहां से निकालना इजी, कहां से निकालना मुश्किल? हाँ हाँ हाँ, मुश्किल होगा, बैठ जाओ बस, बहुत बढ़िया। यही तो यार, किसी को खड़ा कर जवाब दे दिया करो, बस मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा। NP3 में से निकालना मुश्किल है। क्यों निकालना मुश्किल है? खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। क्यों निकालना मुश्किल है? तो हाफ फिल्ड होने से क्या हो गया? स्टेबल होने से क्या हो गया? क्या हो गया? टाइटली बॉन्डेड है, तो उससे क्या हो गया? अरे भैया, होल्ड ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, प्यार ज्यादा हो गया, मोहब्बत ज्यादा हो गया, सब हो गया। अब बताओ आगे, अब आगे बताओ। अबे जो पॉइंट पूछ रहा हूं वो तो बोल। क्या पूछ रहा था मैं? क्या पूछ रहा था? सवाल मेरा क्या था? ऑब्वियस है, कोई अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी दोगे या नहीं दोगे? यही बात तो बोलनी है भाई। नीचे मत देखना वरना फिर खड़ा कर देंगे, ठीक है? तो NP3 और NP4 में से कहां से निकालना इजी और कहां से निकालना मुश्किल? ठीक है, अरे कहां गया बे? अच्छा, NP3 की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे? NP4। सर ये कहां तक वैलिड है बेटा? लोग कह देते हैं हर जगह वैलिड है, नहीं। सेकेंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है और फोर्थ पीरियड में है। कहां कहां वैलिड है बोल जल्दी?
इन्हीं तीनों पीरियड में वैलिड है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स में सर नहीं, जाके चेक कर लेना, क्लास 12 पी ब्लॉक का चैप्टर है, वहां जाके देखना, कंपेयर करवाया ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, समझ रहे हो। खैर अभी आते हैं, ये वैलिड कहां कहां है, कौन कौन से पीरियड में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब दूसरी बात करते हैं, एक बात मुझे बताना जरा गौर से। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैं तुम्हें पेनिट्रेशन इफेक्ट समझाता हूं। जैसे मान लो एक मैंने ले लिया 2s और एक मैंने क्या ले लिया 2p। s और p क्या होते हैं पहले ये बता, 2 क्या होता है, n की वैल्यू सेम या अलग अलग, सेम सेम या अलग अलग, सेम सेम है। तो एक बात बता, ये मैंने ले लिया 2s, 2s कैसा होता है, स्फेरिकल। और ये मैंने क्या ले लिया बोल बेटा, 2p, क्या ले लिया बोल जल्दी, ठीक है पक्की बात है। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे अपना कौन बैठा है, न्यूक्लियस, कौन बैठा है बोल बेटा, पक्की बात है। अगर मैं तुझसे बात करता हूं तो ये क्या है 2s, और यहीं पे इसकी एनर्जी किसके बराबर है, 2p के, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बता कि दोनों के अंदर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब तुम सोच के मुझे बताओ कि क्या इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से, इक्वल डायरेक्शन से, हर तरफ से अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पक्की बात है, मानते हो या नहीं मानते हो। आजू से भी करेगा, बाजू से भी करेगा, ऊपर से, नीचे से, हर डायरेक्शन से। अगर ये स्फेरिकल है, क्या बोला मैंने, अगर ये स्फेरिकल है, नॉट सर्कुलर, आई एम नॉट सेइंग दैट सर्कुलर। बच्चा क्या समझता है कि ये एस जो है सर्कुलर, अबे ये सर्कुलर है भाई, इस पे स्फीयर किसे कहते हैं, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, हाँ या ना। अगर ये स्फेरिकल है, अगर ये स्फेरिकल है तो इसके सेंटर में बैठ जा, मैं ऐसे करता हूं, ये रहा स्फीयर, ये रहा स्फीयर, ठीक है, मैं इसके सेंटर में बैठा हूं, इलेक्ट्रॉन इस पूरे स्फीयर में कहीं रहे, मैं इधर से खींचूंगा, इधर से, इधर से, इधर से, अरे कहीं से भी खींचूंगा या नहीं खींचूंगा, जब खींचूंगा तो साइज हर डायरेक्शन से क्या होगी मेरी, क्या होगी, छोटी। अब जरा गौर से सुनना, इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, नेट रिजल्ट क्या हुआ, कहां गया पेन, अच्छा ये रहा, नेट रिजल्ट क्या हुआ, न्यूक्लियस के करीब कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये मुझे बता, न्यूक्लियस के करीब कौन आ गया, एस। एस मान लो ये डिस्टेंस एक्स थी पहले, लेट सपोज दैट न्यूक्लियस से एक्स दूरी पे थे, 1 किलोमीटर, एक्स की वैल्यू मैंने मान लिया 1 किलोमीटर, ऐसे समझ, 1 किलोमीटर की दूरी पे एस भी था और पी भी था, बोल हाँ या ना। न्यूक्लियस किसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा को बेहतर किसको खींच पाएगा, एस को, तो एस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोल हाँ या ना। अब एस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले इसकी साइज ओरिजिनल क्या थी, ये थी, समझने की कोशिश कर, पहले इसकी ओरिजिनल साइज क्या थी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वाला दायरा था या नहीं था, अब वो घट के 500 मीटर हो गया या नहीं हो गया, अरे हाँ ना बोल भाई। जैसे ही ये न्यूक्लियस के करीब आया, क्या ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से बढ़िया तरीके से शील्ड कर लेगा या नहीं कर लेगा, घेर लेगा या नहीं घेर लेगा, ऊपर देख। अब एक बात था कि न्यूक्लियस के जैसे ही ये करीब आया, क्या न्यूक्लियस की शील्डिंग बहुत भयानक हो गई या नहीं हो गई, न्यूक्लियस को स्ट्रांगली अगर मैं देखूं तो चारों तरफ से एस के इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया या नहीं घेर लिया, घेर लिया। तो अब एक बात बता, जो पी पहले था, पी पहले था, पी पहले ओरिजिनल, दूसरे कलर से बनाओ यार, पी अगर ये देख दूसरे कलर से मैं बना रहा हूं, ग्रीन कलर से, सुनना बहुत बड़ी बात है, ये पहले पी का ओरिजिनल पोजीशन था, लेट सपोज, ठीक है, यही था, अरे यार यही था या नहीं था, ये मुझे बताओ, पहले यही पोजीशन था या नहीं था, पहले दोनों बराबर थे। अब एक बात था, न्यूक्लियस के जैसे ही करीब एस आया, ये पी पे क्या करेगा, ये मुझे बता, धक्का मारेगा या नहीं मारेगा, तो पी एक बात बता, क्या पी आगे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, ये मुझे बता, अरे चला गया या नहीं चला गया, हाँ या ना। तो एक बात बता, क्या ये जो जिस रीजन में कॉन्ट्रैक्ट होके एस आया है, क्या ये एस का रीजन था, ये मुझे पहले बताओ, ये रीजन किसका था, न्यूक्लियस का था या नहीं था, न्यूक्लियस के रीजन में कौन घुसा है, एस ऑर्बिटल घुसा है या नहीं घुसा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड पेनिट्रेशन, बोलो हाँ या ना। जैसे ही ये पेनिट्रेट किया, तुरंत न्यूक्लियस का इसको संरक्षण मिला, होल्ड मिला, इसने पी के इलेक्ट्रॉन पे क्या मारना शुरू कर दिया, धक्का, दिस इज समथिंग कॉल्ड शील्डिंग, क्या कहा जाता है, शील्डिंग। इसीलिए पेनिट्रेशन और शील्डिंग को कहां पढ़ा जाता है, साथ में, हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये साथ चलने वाली फिनोमेना है। क्या ये बात समझ में आया या नहीं है, अरे हाँ ना बोलो भाई। वही बात है, पहले कुत्ता, यहां समझने की कोशिश करो, कुत्ता समझ रहे हो, वो एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं दिए थे, अगर उसमें दूसरा कोई जाएगा और वही करेगा तो एक बात तो कुत्ता भौंकेगा कि नहीं भौंकेगा, क्योंकि दूसरे ने पहले के एरिया में क्या किया है, पेनिट्रेट, तो वो भौंक के क्या दिखा रहा है, शील्डिंग, अरे हाँ ना बोलो भाई, कि नहीं 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 भाग 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 अपना एरिया दूसरा डिसाइड कर, हाँ या ना। तो शील्डिंग और पेनिट्रेशन साथ चलने वाली फिनोमेना है, समझ रहे हो मेरी बात को, इसीलिए इनको साथ पढ़ा जाता है।
कुल मिला जुला के सर ये आए चाहे ना आए ये हटाओ। मेन मुद्दा क्या है, जैसे लोग रटा देते हैं वही बात मैंने लॉजिक आपके सामने रख दिया। अब दूसरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर n की वैल्यू सेम है, इफ n इज सेम, तो s के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा या p पे या d पे या f पे, ये मुझे बता। तो ये s को ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर n सेम है तो ये p पे ज्यादा धक्का मारेगा, बोल हाँ या ना। फिर किसको खींचेगा, p को, तो p क्या करेगा, ज्यादा धक्का किस पे मारे, और d को जब खींचेगा तो ये किस पे ज्यादा धक्का, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब सुनो, सवाल आपका इतने में ही बन जाता है, इतने में ही। मान लो मैंने तुमसे कहा NS2 है और ये क्या है NP1, ठीक है, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं है। अब ये बताओ NS2, n की वैल्यू मैंने सेम मानी है, n दोनों के लिए सेम है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये फुलफिल्ड है या नहीं है, और ये नॉर्मल फील्ड है या नहीं है। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में, जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन की बात आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं दोस्त। इन्हीं दो पॉइंट पे वो हमेशा तुम्हें फंसाएगा, सेकेंड और थर्ड पीरियड में। कहा, सेकेंड और थर्ड पीरियड, कहा कहा, पक्की बात है। बस ये दो पॉइंट जिस बच्चे को पता है ना, बस बाकी तो सबके लिए कॉमन है। लेफ्ट से राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा या कम, निकालना मुश्किल है आसान, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरा, ऊपर से नीचे जाते हो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है कि घटता है, साइज बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है आसान, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा या कम, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है आसान, तो साइज इज इनवर्सली और डायरेक्टली, इनवर्सली क्या हो जाएगा, 4 फैक्टर पे टोटल सवाल बनता है, 4 में से सवाल इन्हीं 2 पे पूछा जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है, जिसको ये बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात सुनो, उल्टा सोचो, NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बनेगा, NP से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको इलेक्ट्रॉन निकालने पे मिल रहा है, तो जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम कहां लगेगी, ज्यादा कहां लगेगी, दैट सिंपल, खत्म। 2 ही पॉइंट पे तो सवाल बनाया जाता है दोस्त, ये नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। कौन सा, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक मिनट पेन कॉपी छोड़ो, इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां गया रे, इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा NP0, और पीछे क्या बनेगा NS2, देवी जी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखते हैं, फिर NS2, फिर NP1 से लेके 6, ये P ब्लॉक हुआ, मैंने कहा P में एक इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव कर दिया, बचा क्या, इनर्ट गैस और NS2। NS2 स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, फुल फील्ड होने की वजह से, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन गया NS2, तो ये स्टेबल या अनस्टेबल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड NS1 को नहीं कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता, अभी रीजन बताते हैं, वेट करो। छोटू मतलब सुन, इधर सुनो, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बना NS2, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बना, ये क्या बना, निकालना आसान कहां से था, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से, ये क्या बन चुका है NS2, NS2 बना कि नहीं बना, अरे यार पहले है का, ये देखो NS2 बना कि नहीं बना, ये मुझे बताओ, NS2 NP0 बना कि नहीं बना, ये बताओ, आई कितना बन गया NS1, दोनों में स्टेबल कौन है, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब एक बात समझना, ये जल्दी बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है स्टेबल, क्या बन रहा है स्टेबल, और ये क्या बन रहा है, किसी को पता है कि उसका इलेक्ट्रॉन गया तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा या मुश्किल से, किसी को पता है उसका इलेक्ट्रॉन जाने से वो आसानी से स्टेबल बन रहा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा या मुश्किल से, तो जब आसानी से देगा तो एनर्जी कहे दोगे, पगलाए हुए होगे तभी एनर्जी ज्यादा दोगे, हाँ या ना, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम। दोनों तरीके से सोच सकते हो तुम, वैसे तुम बेहतर पता है किससे सोचो यार, तुम डब्बा हो गई सोचो कि S नजदीक है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, P थोड़ा दूर है उससे निकालना आसान, बस यही सोचो। हाँ N की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्या चीज, हाँ वही उसी बात से ही तो, उससे भी तो आंसर आ ही रहा, वो तो मैं थोड़ा सा
तो आपको ज्यादा काबिल समझ लेता हूं और खुद भी काबिल बनने लग जाता हूं। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है, दोनों की काबिलियत में ना पूर्ण विराम लग जाता है वहीं पे, नहीं लगता है? चलो देखते हैं। एनीवे अब नोट कर लो भाई सब लोग, साल लोग, बस यही दो पॉइंट होता है जिसपे सवाल बनता है मेन। आते हैं अब सवालों के घेरे में। दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम्ही को बता दे दोस्त, एफ ब्लॉक करवाया था या नहीं करवाया था यार साइज में? अरे यार, कुछ और ना निकल जाए। थोड़ी जगह छोड़ी है तुमने, 4 लाइन की जगह चाहिए। ठीक है, नहीं छोड़ा है। एक काम करो, अभी जितने जिसने लिखा है ना, ये पेज काट दो तुरंत, फटाफट से काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। मैं टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा, काट दो यार। समझो नोट्स में तुम्हारे बेकार हो जाएगा, काट दो, सब लोग काट दो। इसके लिए ना पहले ना एक पेज एफ ब्लॉक के लिए छोड़ो, उसका इंपॉर्टेंट चीजें करवाना है। एक्चुअल में तुमको लास्ट टर्न पे ही करवा लेना चाहिए। टॉपिक जब एंड होने वाला रहा ना, तो कहो मास्टर कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि पता है एक भी हाँ हाँ हाँ, वो पगला गए थे, वो सब आ गए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक पेज छोड़ दे दोस्त प्लीज। एक पेज काट के छोड़ दे, एक पेज छोड़ देना है इसके पहले। इसके पहले ना एक पेज छोड़ना है, फिर वहां से ये लिखो। अरे कोई बात नहीं दोस्त, एक पेज की मेहनत बर्बाद हो रही है। ठीक है, एक पेज पे एफ ब्लॉक लिख के छोड़ दो, वहां के बाद ये नोट करो। अगर ना गिन के किसी की कॉपी में आधा पेज भी बच रहा है तो भी काम हो जाएगा, और नहीं बच रहा है तो प्लीज फाड़ दीजिएगा पेज। हाँ क्या कह रहा है दोस्त? भाई हो गया? ये वाला नोट कर लो। हो गया? नहीं हुआ है, रुको। एफ ब्लॉक बताओ यार, तुम लोग एफ ब्लॉक बोले ही नहीं। एग्जाम्पलर वगैरह होमवर्क दे दिया था मैंने आप लोगों को, ट्राई किया था आपने? नहीं ट्राई किए थे? नहीं किए थे ट्राई? चलो, किए थे तो भी बढ़िया, नहीं किए थे तो और बढ़िया। ठीक है, चले आगे चले। ठीक है, चले आगे चले। हाँ, नोट कर लिया? हाँ, कौन सा? वैलिड इन पीरियड। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में ही वैलिड रहता है, फिफ्थ और सिक्स में ये वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, ये बात हो गई इतनी, सबको समझ में आई यहां तक की बात? अब आगे एक दो बातें और कर लेंगे। पहली बात तो ए ये याद रखोगे, इसके बाद से बी और सी और डी, 4 पॉइंट टोटल बात करनी है अपने को। ये मौसम की बारिश, ये बारिश की पानी, तुझे ही तो ढूंढे ना।
बिछड़ के, बिछड़ के तुमसे मिलूंगा ये यकीन कितना था, बिछड़ के तुमसे मिलूंगा ये यकीन कितना था, बिछड़ के तुमसे मिलूंगा ये यकीन कितना था, बेशक ये ख्वाब था पर हसीन कितना था। आ जाओ बस। दिल टूटे आशिक, अबे नहीं यार। अच्छा कौन सा 5 होगा उसका आंसर, बाहर निकल के पूछ लेना। 2 ही 3 सवाल में आएगी, 66 नंबर, 59 नंबर और एक ये वाले सवाल में दिक्कत आएगी। चलो। चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। अगर मैं अपनी उस मोहब्बत को चांद मानूं, ठीक है, तो अक्सर शायरों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि चांद में दाग है। तो चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूं चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। क्या यार तुम लोग ऐसा मत क्या करो बाहर, मतलब वो तुम्हारे फन फैक्ट के लिए है। दिल टूटा आशिक हर कोई होता है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। आज जितने पीछे बैठा सब रिलेट कर रहे हैं। क्या चीज? हाँ, बिल्कुल, आ जाओ। लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी तरह बुरी नहीं है। आ जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे खुदा की कृपा से सब कुछ ठीक है अपने जीवन में, ऐसी नौबत नहीं आई है कि कभी मतलब ये सब शेरों शायरियों का इतना मतलब वो पढ़ा हो, चाहे गाना सुनने की आदत पड़ी हो। नहीं, एक बार होता है 12वीं क्लास में, और मेरे साथ भी हुआ था। देखो मतलब 12वीं क्लास में जो नहीं होता है, सबको समझाया जाता है बेटा कटेगा तो। हमको भी किसी ने समझाया था। हाँ भाई, रोबोट थोड़ी हूं। आ जाओ, अब नोट हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, जाओ जाओ। ठीक है, ये बात हो गई। अब सुन लो, एक और बात सुन लो। एक बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट सुनो। बी पार्ट एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, या सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। मान लीजिए आपने एक मेटल पकड़, एक एटम पकड़ लिया एक्स। क्या पकड़ लिया? एक्स। क्या पकड़ लिया? आपने क्या दिया? आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्या दिया? तो एक्स क्या बन जाएगी ये बताओ? एक्स पॉजिटिव, हाँ या ना? अरे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक्स अपनी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। इसी एक्स को वापस पकड़ लिया, ठीक है। अब फिर इसको क्या सप्लाई कर दी? एक और एनर्जी दे दी। तुम सीधा लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2, और यहां पे फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर पकड़ लिया इसी को, मारो, इधर आओ। अब क्या बन जाएगी? एक्स प्लस साथ में एक्स, कोई भी हो सकता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि अगर एक ही एक्स को पकड़ के एक झापड़ मार रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, फिर दूसरा झापड़ मार रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा झापड़, फिर कुल मिला जुला के गड़े मुर्दे उखाड़ना। समझ रहे हो मेरी बात को? रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, एक ही बात को पकड़ के घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो। तो यानी तुम क्या कर रहे हो? कॉन्टिन्यूअसली सक्सेसिवली एफर्ट डाल रहे हो, किस बात के लिए? कि वो बात खत्म हो जाए, नहीं हो। अब समझना, यहां पे सक्सेसिवली आप क्या बना रहे हो? एक ही को पकड़ के उसको आयन बनाते जा रहे हो या नहीं? कह दिया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब सुनो जरा गौर से, क्या ये एलिमेंट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा या नहीं रहेगा?
क्या मैं इस आयन को डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट बोलूंगा या सेम आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? डिफरेंट आयन ऑफ फॉर्मूला क्या लगाना है इस केस में? Z effective is directly proportional to inversely proportional to फॉर्मूला कहां लगता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और कहां लगता है? डिफरेंट आयन ऑफ एलिमेंट, सेम या अलग? क्या ये डिफरेंट आयन है या नहीं है? Z इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? और Z इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? तो क्या मैं लिख सकता हूं Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी? कंक्लूजन आ गया। तीसरा पैटर्न का सवाल, ये सब सवाल कराऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में सवाल का ही सिलसिला चलूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट पकड़ो। अगले क्लास में बिना पेन उठाए हर बच्चे को ये आंसर देना है। सर कॉपी पेन बंद है, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट है। पहले दिन कंसेप्ट सेट कर, दूसरे दिन सवाल कर, फिर कंसेप्ट सेट कर, सवाल कर, कंसेप्ट सेट कर, सवाल कर, अब फिर मॉड्यूल पे कूद जा, एग्जाम्पलर पे कूद जा, एनसीईआरटी पे कूद जा। ठीक है, सुन ए मत छाप यार, सुनना मेरी बात। ये वाला फॉर्मूला कहां लगाएगा तू, ये मुझे बता कि डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पक्की बात है? इनमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टू। तो एक बात था, Z इफेक्टिव का बढ़ना मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा या कम? तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान? तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी काहे तुम नहीं बोल रहे हो? पैसा कम दिए थे का? तो बोलो, समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? Z इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। लेकिन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कब डिफाइन करोगे? जब एक ही एलिमेंट को पकड़ो, उसका डिफरेंट क्या बनाते चले जाओ? आयन। क्या बनाने चले जाओ? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ रही है थोड़ी बहुत? क्लियर है ये बात? चलिए ये बात हो गई, ठीक है। तो बी पैटर्न सक्सेसिव आईपी हो गई। अब मैंने तुमसे बोला ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? IE1 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, जब आपने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? यहां पे ये यहां पे भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहां पे भी बोलो हाँ या ना? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या दोनों बातें सेम है या अलग अलग? मैंने कहा सुनना, मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 दोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, 2 दोगे तो दूसरा निकला, 3 दोगे तो तीसरा निकला। हाँ या ना? मानते हो या नहीं? अब मैंने कहा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। क्या निकालना है? तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो IE3 सिर्फ देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़े? इट मींस कि 2 आप निकाल चुके हो तभी तीसरा निकाल रहे हो। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब IE1, IE2, IE3। अगर मैं बात कर रहा हूं तुमसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब IE1, IE2 लग चुके हैं, अब क्या लगा रहे हो? सिर्फ। तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन बोला तो कौन सी एनर्जी सिर्फ देखोगे? IE3। 3 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1, 2, 3 तीनों जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग हैं? इतना बस याद रख लोगे दिमाग में, सवाल अभी आना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सुनो, आउटर मोस्ट शेल का आयनाइजेशन एनर्जी को कंक्लूड करते हैं। आज तक आप लोग कंक्लूड नहीं कर पाए, इसीलिए आपको टफ लगती है। वो न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, मानते हो? न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन लगाएगा। अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसी को आपने क्या बोला? आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कन्फ्यूग्रेशन एक जगह स्टेबल है, एक जगह थोड़ा कम स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना मुश्किल, कहां से इजी? जो स्टेबल है उससे निकालना, और जो अनस्टेबल है उससे। दूसरा पॉइंट का सवाल यहां बन जाता है। तीसरा पॉइंट कहां आ जाता है? वो पेनिट्रेशन में। एस ज्यादा नजदीक है या पी ज्यादा नजदीक है? और दोनों का लेट सपोज पीरियड नंबर या शेल नंबर बराबर हो, तो आप बताओ किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल पाओगे? आप एस से निकाल पाओगे। इसी वजह से SPDF वाला वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर बन जाता है। तीसरा आ जाओ,
एक ही एलिमेंट को पकड़ के कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकालते चले गए, मान लो नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन प्लस बनाया, फिर नाइट्रोजन प्लस 2, फिर नाइट्रोजन प्लस 3, ये क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। बढ़ते हुए क्रम में एक ही एलिमेंट को पकड़ के अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। टाइमिंग कितने बजे तक की होती है? एक उनकी क्लास की टाइमिंग क्या होती है? मतलब 2:15, 2 बजे होती है? हाँ, 2:15 होती है? 2 या 2:15? 2 होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात सुन लो। थैंक यू। अब बना देख रहे हो तो सुनो। हाँ बस बस बस, भाई भाई भाई, ठीक। सुन लो सुन लो सुनो, सारे बैठो अपनी जगह। अगर कोई दिख गया ना खड़ा हुआ तो अगली क्लास में तुम ही मेरा टारगेट रहोगे, याद रख लेना। पढ़ाई सेकेंडरी हो जाएगा, पहले तुम टारगेट पे आ जाओगे। पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला कहां शुरू होता है? एंड कहां पे? बीच में आएगा। देन पक्की बात है, ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकाल सकते हो, उस पर डिस्कस नहीं कर। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D4 और फुटबो कर बोलो। 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D3। अब 5D में, 6D में। ए चाचा इधर देखो, ठीक है। पीरियोडिसिटी में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? एक 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 इलेक्ट्रॉन गेन एंड लास्ट वन एटॉमिक रेडियस। आइसोलेटेड या बॉन्डेड के लिए? बॉन्डेड या आइसोलेटेड? जेड इफेक्टिव आइसोलेटेड या बॉन्डेड? आइसोलेट। समझ रहा हूं मेरी बात को? आयनाइजेशन आइसोलेटेड या बॉन्डेड? पक्की बात है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अट्रैक्शन पढ़ा, साइज पढ़ा। अब क्या कह रहे हो कि अब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो आपने टॉपिक को जन्म दे दिया क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जाओगे, अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब टॉपिक का जन्म हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसोलेटेड में सब पढ़ के खत्म कर दिया, अब आ गए बॉन्डेड में, तो अपना टॉपिक कौन सा आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी पे आधारित है पूरा पीरियोडिक टेबल दोस्त। सब आइटम की कहानी है, आइटम के अट्रैक्शन की कहानी है पूरी, ठीक है। अब सुन, कॉपी नहीं, बोलो इधर, ठीक है। सबसे पहली चीज, जेड इफेक्टिव में कितनी बातें आपको हमेशा याद रखनी है? पहली, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस, दूसरी SPDF ऑर्डर, शील्डिंग का ऑर्डर। सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी? देन 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 दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। पक्की बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? इनर्ट गैस। कौन आता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने होते हैं? ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात में हम आ जाते हैं कि लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? ऊपर से नीचे आओगे तो सेकंड से थर्ड में इंक्रीजेस, देन रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? अच्छा, पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है? क्योंकि उसमें दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ देखने को मिलते हैं। पूरे केमिस्ट्री में कितने तरह का कॉन्ट्रैक्शन? पहला, दूसरा, चौथा। पक्की बात है। लेंथेनॉइड के पीछे की वजह? ठीक है, एक्टेनॉइड और ट्रांजिशन। पक्की बात है यहां तक। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली टू। ये फॉर्मूला हर जगह लगाना है या लिमिटेड जगह पे? कहां कहां? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको मारना टोपी वाले को, गधा कहीं का। सुनो, पहला कहां लगाना है? दूसरा यहीं लगाओगे सिर्फ 2 जगह। एटॉमिक रेडियस में कितने पॉइंट याद रखने हैं? आर कोवेलेंट सबसे बड़ा या आर बंदर? देन कौन होता है? देन कौन होता है? पक्की बात है। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं केटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम में, एनायन, देन तीसरा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली टू। ये फॉर्मूला कितनी जगह लगाना है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम?
आइसोलेटेड बॉन्डेड, इनर शेल आउटर शेल। जब जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा जो भी टकराएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त। और ए बैठ 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 गधा बैठ। सब बैठो, सब बैठो, बैठो अपनी जगह। हाँ बताइए मैम, क्या है इन्फॉर्मेशन? एक मिनट। जिन स्टूडेंट का यार प्लीज यार, मतलब हैव सम कॉमन सेंस। मतलब गजब हाल है यार, तुम्हारे सामने कोई आया, फूटिंग किए जा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या एक बात तो यहाँ पे दीदी आके आपकी खड़ी हो, आप चिल्लाएंगे? अबे इतनी तो मानवता रखो, दिल्ली बेंगलोर के थोड़ी हो तुम। गजब हाल है, बेंच पीटने लगते हो, हरकत करने लगते हो। डॉक्टर कहाँ बनने आओ, जाके मुजरा करो। जिनका भी पंच कार्ड अभी तक नहीं बना है वो आज अभी बनवा ले, क्योंकि नेक्स्ट डे से नहीं बनने वाला। और अगर पंच कार्ड नहीं बनेगा तो एब्सेंट जाएगा।